दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 8 अप्रैल 2020। आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं परीक्षाओं से जुड़ी और करंट अफेयर्स वो देखेंगे। परीक्षाओं की बात करें तो मैक्सिमम परीक्षाएं अब टलने के आसार हैं, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी ऐसा सरकार ने इशारा कर दिया है। तो लॉकडाउन में तो कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, फिर भी आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। जो स्थितियाँ अभी सही नहीं हुई हैं बल्कि और ज़्यादा चिंता का विषय बनती जा रही हैं, जिस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है केस, तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा लॉकडाउन की अवधि ज़रूर बढ़ाई जाएगी। तो लगता नहीं कि कोई एग्ज़ाम अभी हो पाएगा। यदि कोई अपडेट मिलती है फिर भी तो हम आपको बताएंगे। अभी कुछ ओपन वगैरह नहीं है, अपना जो है आयोग वगैरह बंद चल रहा है। तो जब कुछ प्रक्रियाएं बढ़ेंगी आगे तो ज़रूर हम आपको बताएंगे, बीच बीच में आपको अपडेट करते रहेंगे। 8 अप्रैल की बात करें इतिहास में, तो आज के दिन कोई दिवस तो नहीं है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम जरूर हुए थे जिनको हमें याद करना चाहिए। पहला, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे दोस्तों, ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, कहा जा सकता है कि शुरुआत इन्होंने ही उस क्रांति की विद्रोह की शुरुआत इन्होंने ही की, जिसके कारण ही 1857 के विद्रोह को कुछ लोग, कुछ विद्वान सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह भी मानते हैं। इसमें जो विद्रोह शुरू हुआ वो शुरू हुआ, एक जो एनफील्ड राइफल था उसमें कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था, और ऐसी खबर फैला दी गई कि अफवाह कहे या तो सही खबर क्या था ये नहीं पता, लेकिन उस समय खबर फैला दी गई कि जितने भी सैनिक हैं जो राइफ़ल यूज़ कर रहे हैं, एनफील्ड राइफ़ल, उन सब कारतूसों में जिनको खींचना पड़ता है दांतों से, उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। इससे क्या हुआ कि धार्मिक भावनाएं बहुत ही प्रबल रूप से आहत हुई, और कुछ सैनिकों ने कई जगह विरोध कर दिया, और ये जो विरोध किया वो दबा हुआ विरोध था। लेकिन 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे दुगवा के रहने वाले थे, फैजाबाद के। तो 29 मार्च 1857 को, जिस दिन कहा जाता है कि एक प्रकार से इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत कह सकते हैं, बैरकपुर छावनी बंगाल में इन्होंने इसका विरोध करते हुए लेफ्टिनेंट बाग को घायल कर दिया। तो एक प्रकार से ये पागल हो चुके थे विद्रोह में, ऐसा अंग्रेज अधिकारियों का कहना था। जब लेफ्टिनेंट बाग को इन्होंने घायल किया बुरी तरह, तो जो उस समय वहाँ पे सैन्य अधिकारी था, उसने जमींदार ईश्वरी प्रसाद को इनको पकड़ने के लिए कहा कि गिरफ्तार कर लो। तो ईश्वरी प्रसाद ने मना कर दिया। अन्य जो वहाँ पे सैनिक खड़े थे, भारतीय सैनिक, उन्होंने भी इनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया। एकमात्र शेख पलटू नाम का, नाम ही पलटू, तो शेख पलटू नाम का गद्दार था जिसने इनको गिरफ्तार करने के लिए हामी भर दी। बाद में 8 अप्रैल 1857 को ही इनको जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कहा जाता है इस फांसी के बाद ये आग जो है विद्रोह की पूरे देश में भड़क गई, और 10 मई 1857 को 10 मई 1857 से असल में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। लेकिन विद्रोह इन्होंने ही शुरू किया था, मंगल पांडे ने ही। बाद में जमींदार ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दी जाती है अप्रैल के ही महीने में, किसी दिन 28 अप्रैल को शायद उनको 22 अप्रैल को फांसी दी जाती है जमींदार ईश्वरी प्रसाद को। तो ये भी फैक्ट, चूँकि आजकल इधर उधर के पूछ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी 8 अप्रैल 1929 को, जब असेंबली में 2 बम फेंके गए थे। एक भगत सिंह ने फेंका था, सरदार भगत सिंह ने, और एक बटुकेश्वर दत्त ने। दोनों लोगों ने खाली स्थान पे बम फेंके थे केंद्रीय सभा में, सेंट्रल असेंबली में। इनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। इन्होंने वहाँ पर बम फेंकने के बाद पर्चे बांटे अपनी बातों को रखने के लिए, जिस पर उन पर्चों में लिखा था बहरों को सुनने के लिए विस्फोट की ज़रूरत होती है। और ये पर्चे बांटे क्यों जा रहे थे, विरोध किस बात के लिए था,
तो विरोध था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। ये दोनों बिल सरकार ले आने वाली थी, केंद्रीय असेंबली में पास कराने वाली थी। इसी का विरोध कर रहे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने ही वाला था कि इन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया और अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा इस कांड के फलस्वरूप हुई थी। लेकिन बाद में अन्य चीज़ों को जोड़ करके भगत सिंह के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा किया गया और उनको अंततः आपको पता है कि फांसी दे दी गई 23 मार्च को। तो ये दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी। आर्टेमिस कार्यक्रम, ये दोस्तों देखिए नासा का 2024 तक चंद्रमा पर जाने वाला मानव मिशन है। आपको बता दूं कि 1972 के बाद से आज तक कोई भी चंद्रमा पे मानव मिशन नहीं गया है। तो ये 1972 के बाद पहला मानव मिशन होगा। 2024 में जो भेजा जा रहा है नाम है आर्टेमिस। इस कार्यक्रम को आर्टेमिस नाम दिया गया है। नासा ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी में है। 29 जुलाई 1958 की इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रमा पर पहला मिशन यदि भेजा गया तो सोवियत संघ के द्वारा, जो वर्तमान में रूस है उसके द्वारा भेजा गया, जिसका नाम था लूना 1 मिशन। ये लूना 1 मिशन ये पहला चंद्र मिशन था, लेकिन चंद्रमा पे ये उतरा नहीं था। लेकिन लूना 2 ऐसा पहला मिशन था विश्व का जो कि चंद्रमा पर उतरने पे कामयाब रहा। ये किसका था? रूस का था। लेकिन चंद्रमा पर मिशन भेजने में सबसे कामयाब और कह सकते हैं कि बड़ा मिशन अगर किसी ने चलाया तो नासा ने चलाया। अपोलो अभियान के तहत अपोलो 8 से लेकर अपोलो 11 तक लगातार चंद्रमा पे भेजे गए और अपोलो 11 जो था ये पहला मानव मिशन था जो चंद्रमा पर उतरने में कामयाब रहा। अपोलो 11 में 3 लोग गए थे, नाम याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, जिनमें से नील आर्मस्ट्रांग कमांडर थे टीम के। एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ये पायलट के तौर पे गए थे। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ये दोनों ही उतरते हैं, माइकल कॉलिंस बैठे रहते हैं। सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, इसीलिए इनका इतिहास में नाम दर्ज हो गया। उसके बाद उनके साथी एडविन एल्ड्रिन कदम रखते हैं। ये दोनों ही चंद्रमा पे कुछ देर चलते हैं, कुछ वहाँ से सामग्री लेकर के वापस आ जाते हैं। ये घटना घटी थी जुलाई 1969 में। 21 जुलाई 1969 इतिहास में दर्ज हो गया। कहाँ उतरे थे? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी में उतरे थे, जो कि चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है, वहाँ पर ये उतरे थे। इसके बाद चंद्रमा पर 6 और मानव मिशन भेजे गए। 1972 में अंतिम मानव मिशन था जिसमें यूजिन सर्नेन चंद्रमा पर उतरे थे। ये अपोलो 17 अभियान था। अब इतने वर्षों बाद आर्टेमिस कार्यक्रम नासा के द्वारा भेजा जा रहा है, जिसमें 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजा जाएगा। अभी कौन भेजा जाएगा इसका अभी चयन अमेरिका में नहीं हुआ है, लेकिन ढेर सारे लोग इसमें जाना चाहते हैं, पब्लिक भी जाना चाहती है। आपको बता दूं वहाँ होड़ मच गई है एक प्रकार से। ग्रेट बैरियर रीफ का विरंजन की घटना फिर से सामने आई है दोस्तों। देखिए लगातार ये कई अध्ययनों में कहा गया है कि देखिए ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे कई अध्ययनों में सामने आया है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी रीफ को नुकसान होगा तो ग्रेट बैरियर रीफ को होगा। 2050 तक अगर इसी तरह से इसका क्षय होता रहा तो 2050 तक यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अध्ययनों में यह भी सामने आया है। इसको पानी का बगीचा भी कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ को। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ये आपको पूर्व में क्वींसलैंड मिलेगा। ये क्वींसलैंड ही ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। कोरल सी ये है, ठीक है, ये कोरल सागर है।
हमने आपको बताया था कि विरंजन क्यों होता है कोरल रीफ्स का, तो ये सहजीवी संबंध में रहते हैं एक शैवाल के साथ जिसका नाम जुक्सेन थैला होता है। जुक्सेन थैला क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाता है और ये रीफ उसी भोजन पर जीवित रहते हैं। जब जलवायु परिवर्तन के कारण वो शैवाल किसी कारण मरने लगते हैं या प्रकाश संश्लेषण बाधित होने लगता है तो शैवाल मरने लगते हैं। जब शैवाल मरेंगे तो रीफ को भोजन कहाँ से मिलेगा, तो रीफ भी नष्ट होने लगते हैं, जिसको ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है, प्रवालों का विनष्ट होना कहा जाता है। तो अभी ये एक विस्तृत अध्ययन किया गया अमेरिका की ही एक सोसाइटी के द्वारा, जिसमें ये अध्ययन सामने आया है, ये रिपोर्ट की विरंजन हो रहा है लगातार। हालांकि बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा भी, वैश्विक प्रयास भी जारी हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को, चूँकि यूनेस्को का भी ये धरोहर स्थल है, बचाया जाए, लेकिन ये बेकार साबित हो रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है। पहले रवीश कुमार थे, उनके स्थान पर अब अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है। रवीश कुमार को कोई अन्य जिम्मेदारी दी जाएगी। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो कि इस समय बहुत चर्चा में, HCQ दवा भी इसको बोलते हैं। क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये मलेरिया की दवाएं हैं मूलतः, ठीक है। कुनैन एक पदार्थ है जो कि सिंकोना की छाल से निकलता है, कुनैन, उसी से ये क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी दवाएं मलेरिया की बनाई जाती हैं। चूँकि विकसित देश जैसे अमेरिका हो गए, यूरोप के अन्य देशों में इतना ज़्यादा मलेरिया से लोग प्रभावित नहीं होते हैं जिससे भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में, इसलिए प्रोडक्शन भारत जैसे देशों में बहुत होता है। इसीलिए भारत इन दवाओं का प्रमुख निर्यातक देश है। तो प्रमुख निर्यातक देश होने के कारण जो है, वर्तमान में जो कोविड-19 से प्रभावित देश है, उन्होंने तमाम अध्ययन करवाए, छोटे छोटे अध्ययन करवाए, जिनमें ये बात सामने आई कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा ये एजिथ्रोमाइसिन या अन्य जो एंटीबैक्टीरियल दवाएं हैं उनके साथ देने से रोगी ठीक हो रहे हैं, और न सिर्फ ठीक हो रहे हैं बल्कि जो रोगियों के संपर्क में लोग हैं उनका बचाव हो रहा है। तो हाल ही में ट्रंप ने 1-2 बयान दिए इससे संबंधित, और भारत से भी मंगाई दवा। बाद में उन्होंने धमकी वाला शब्द भी यूज़ किया कि भारत पे कड़े प्रतिबंध लगा देंगे, मतलब एक प्रकार से उनके कहने का अर्थ यही था, आर्थिक प्रतिबंध ही लगाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे। आजकल जो है परमाणु जो देश हैं, परमाणु संपन्न देश हैं, उनकी धमकी का अर्थ केवल आर्थिक रूप से ही धमकी समझा जाना चाहिए, ठीक है। भारत में तो फेसबुक पे कुछ भी चलने लगता है। तो फिलहाल ट्रंप के इस बयान की काफ़ी कड़ी आलोचना हो रही है, हर जगह हो रही है, लेकिन ट्रंप की मजबूरी समझिए, ट्रंप की मजबूरी है कि इस समय कोविड-19 हर जगह फैल रहा है, हर जगह इसका प्रसार है। भारत से ही, चूँकि भारत जैसे कुछ ही देशों में इसका प्रोडक्शन होता है, हाई लेवल पे प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी देखा जाए तो भारत में ही प्रोडक्शन करने की। भारत की जो कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल, वो 20 से 50 करोड़ तक दवाएं जो हैं, टैबलेट जो हैं, पर मंथ बना सकती हैं, तो इतनी क्षमता है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने ये कहा है कि भारत किसी और को सप्लाई न करे, जो कि कुछ दिन पहले भारत ने इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये देखते हुए कि बाद में भारत को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अमेरिका ने कहा कि इसको भारत उसे दे, क्योंकि अमेरिका इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित है कोविड-19 से, और यही कारण है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा ये चर्चा में आ गई। एक बात ध्यातव्य है कि यह कोरोना वायरस की कारगर दवा नहीं है, सिर्फ इसको आप प्रिकॉशन के तौर पर यूज कर सकते हैं, अर्थात अंधों में काना राजा, अभी कुछ नहीं है तो यही सही है। लेकिन फिर भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके इन दवाओं को लें। दूसरी बात है कि जो ICMR है, भारत में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने ये एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन दवाओं को लिया जा सकता है, लेकिन वही लोग इस दवा को लें जो कोरोना प्रभावित लोगों के संपर्क में हैं, ठीक है। कोरोना प्रभावित लोगों के जो संपर्क में हैं वही इन दवाओं का सेवन करें, और वो भी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, डॉक्टर कंपोजिशन जो बताया उसी अनुसार आप इन दवाओं को ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।